मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं इस 3.4 प्रसाद जी के पुरस्कार पर चर्चा किया था। उसके अंश हो गए थे, है ना। आज हम जो है इसके बाद पहला और दूसरा हो गया था ना। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पर रूखी सूखी खा करके पड़ी रहती से लेकर आखिरी क्या उसने सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था तक। तो यदि इसका व्याख्या नहीं बताया हो तो फिर से सुन लो। गद्यांश को याद रखना बेटा, रेखांकित कर लो अपनी पुस्तक में। हाँ, मधुलिका ने राजा के प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और सीधे और चौथे पहर में रूखी सूखी खा करके पड़ी रहती। मयूर वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटिया थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का यही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था तब। ठीक है, ये रहा बेटा संकेत। अब आ जाओ संदर्भ। संदर्भ तो इसका पहले जो संदर्भ बताया था बस उसी तरह से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 3.4 के पुरस्कार नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूरा नाम उनका जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद कहते हैं। ठीक। अब प्रस्तुत प्रसंग में लेखक कौशल अंश द्वारा मधुलिका को कृषि भूमि वर्ष भर के लिए चुनी गई और इसके बाद मधुलिका ने इस प्रकार जीवन व्यतीत किया। उनके वर्णन लेखक अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये रहा प्रसंग बेटा। अब आ जाओ व्याख्या। मधुलिका ने राजा द्वारा दी गई भूमि की राशि को स्वीकार नहीं। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाती थी। बनीभूति करे, हाँ, और इस तरह से अपना जीवन बिता रही। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाती थी और जो भी रोजी से प्राप्त होता उसे खा करके आनंद से रहती थी। मयूर वृक्ष के नीचे उसने अपनी छोटी सी कुटिया बनानी थी। उसे सूखे लकड़ी के डंठलों से दीवार उसकी जो है उस आश्रम का बना हुआ था। कठोर परिश्रम करके जी भी रूखा सूखा मिलता
जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे खा करके जीवन निर्वाह कर, जो भी मिलता उसके जीवन के यापन के लिए पर्याप्त था। आनंद से जीवन उसका बीत रहा है, उसी में वह प्रसन्न चित्त रहती थी। ये रहा उस अंश के संक्षिप्त विश्लेषण। अब उसके विशेषार्थ या विशेषता देखिएगा। साहित्यकार प्रसाद जी ने कथानक में जो भाव व्यक्त किए हैं बहुत ही छोटे और प्रभावोत्पादक है। उनकी लेखन की शैली जो है बड़ी सरल और भावपूर्ण है। इस तरह से साहित्यकार प्रसाद जी का जो है छोटा सा परिचय है हो गया। अब आ जाओ बेटा इसकी तीसरी कड़ी को देखो, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राजा ने सेनापति से कहा, मेरा पुस्तक में राजा ने सेनापति से कहा से लेकर 8 तायों का प्रबंध कर लूं तक फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूं पूरे अंश को। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, श्रीमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर के तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आताइयों का प्रबंध कर लूं। इस तरह से ये रहा दिए गए गद्यांश का अंश। ये अंश जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। अब इसके संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग में मंत्रिका ने कौशल राज्य के आक्रमणकारियों की पूर्व सूचना देकर राज्य की रक्षा करने वाली थी, है ना। राज्य की रक्षा करती थी। देख लो आगे। राजा ने कहा, ये रहा बेटा उसका प्रसंग। अब उसका व्याख्या सुनो। मगध के राजा ने सेनापति को कौशल राज्य का आक्रमण के लिए तैयार होकर सेना लेकर चलने के लिए आदेश दे दिया। मगध का राजा कौशल पर चढ़ाई करने के लिए आदेश दे दिया। सेनापति के चले जाने पर मधुलिका ने कौशल नरेश को राज्य पर आक्रमण की पूर्व सूचना दे दी। इधर मधुलिका तत्काल राजा को बतला दी कि राज्य पर आक्रमण होने वाला है। हाँ, पूर्व सूचना माने आक्रमण नहीं हुआ रहता उसके पहले जानकारी। उससे क्या होता है, उससे राजा सतर्क हो जाता है। हैं? तो राजा को पूर्व जानकारी हो गया कि हमारे राज्य पर
ये जो है मगध का राजा, मगध वाले आक्रमण करने वाले। राजा ने कहा, तुमने कौशल राज्य पर फिर से बहुत बड़ा उपकार किया। मधुलिका, तुमने आज इस तरह से जानकारी दे करके कौशल राज्य का बहुत अच्छा भलाई की। इसके लिए तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तुम रुको, मैं उन आक्रमणकारियों की व्यवस्था करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। ये रहा बेटा उपरोक्त गद्यांश के व्याख्या। आ जाओ उसके विशेषार्थ। साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने कथानक में बड़ी भावपूर्णता है। उनकी कथानक भावपूर्ण, छोटे और भाव गर्भित है। समझ में आ गया? इस तरह से ये विशेषार्थ हो गया। अब आइएगा इसके अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न को देखो बेटा। प्रश्न क्रमांक 1, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? प्रथम प्रश्न है। अभ्यास के प्रश्न तुम लोग देख रहे हो ना सब लोग। द्वितीय है, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार से जीवन निर्वाह को चुना और क्यों? बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और पढ़ करके उसके उत्तर जो है अपनी भाषा में लिखना। प्रश्न क्रमांक 3 देखो। दुर्ग पर अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को देकर मधुलिका ने अपने प्रेम के प्रति विश्वासघात का कार्य किया। अपने प्रेम के प्रति विश्वासघात का कार्य किया अथवा उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया, क्या है? ये प्रश्न है हमारे समक्ष। उपर्युक्त उदाहरण देकर अपने मत का समर्थन कीजिए कि वास्तव में मधुलिका ने इस तरह से जानकारी दे करके क्या राय अरुण के साथ विश्वासघात किया या अपने जो कार्य था उसके प्रति अपने जिस कौशल राज्य में रह रही थी वहां की नागरिकता का परिचय दिया। उत्कृष्ट नागरिकता कि वास्तव में उस राज्य के नागरिक को देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना? तो मधुलिका ने कोई कमी नहीं की, तुरंत राजा को बता दिया। तो उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय। ठीक? हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 देखो। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर के क्यों खड़ी हो गई? जब पाठ को पूरा पढ़ोगे ना बेटा, ये तो वर्णनात्मक है, इसको मैंने तुमको पूरा ये नहीं किया, पढ़ाया, बताया। इसके जो मुख्य गद्यांश हैं उन्हीं पर मैंने तुमको व्याख्या बताया है और इस तरह से पूरे पाठ का भाव व्यक्त हो जाता है।
तो ये चतुर्थ प्रश्न ध्यान दो। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राण क्यों मांगा और स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? पंचम प्रश्न देखो, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का एक सुंदर अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए कि वास्तव में ये जो पुरस्कार है, ये गद्य विधा कौन सी गद्य विधा है? मैंने तुमको पहले ही बता दिया। बताओ तो कौन सी गद्य विधा है? इसको पहले बताया था बेटा कि ये कहानी गद्य विधा। समझ में आया? तो इस पर अपना विचार प्रस्तुत करने। इस तरह से इन पांचों प्रश्नों का उत्तर है ना। प्रश्न क्रमांक 6 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मधुलिका की खालिस्तान और देश देश हो उठा, जीवन में खड़े और देश देश रहती थी। उपयुक्त कथन को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। और पाठ के आगे प्रश्न सभी विसर्जन के बाद मधुलिका सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। ये पाठ के आगे जो प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं? पाठ के आगे 4 प्रश्न हैं बेटा। सबको तुम्हें बनाने हैं, याद रखना। नहीं बनेगा मैं बतलाऊंगा, रेगुलर क्लास जैसे चलेगी उसमें। परंतु जब पाठ का पूरा भावार्थ जानते हो, हैं, व्याख्या बता दिया है, तो उसी के आधार पर इसको बनाना। और भाषा के बारे में जो दिया है उसको मैं अगले पीरियड में समझा दूंगा। ठीक।